नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ऑपरेशन गंगा के तहत 249 लोगों को लेकर एयर इंडिया की 5वीं उड़ान पहुंची भारत। पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट दून स्मार्ट सिटी के काम से बीजेपी नाखुश, कांग्रेस बोली सरकार बनने पर होगी जांच। पत्रकार उमेश कुमार की याचिका पर कुंवर प्रणव और सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जारी। न्यूज चैनल के एंकर ने काटी हाथ की नस, वीडियो बनाकर पति को भेजा, पुलिस ने बचाई जान। उपचार के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने लगाया डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। पुलिस ने दहेज हत्या के मामले में 4 लोगों पर किया मुकदमा दर्ज, पति सहित 2 गिरफ्तार। डंपर ने स्कूटी सवार युवक को मारी टक्कर, युवक की मौके पर हुई मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने डंपर पर लगाई आग। बुखारेस्ट से रवाना हुई 5वीं उड़ान आज सुबह दिल्ली में उतरी। उड़ान में 249 भारतीय नागरिक सवार थे। भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से अब तक 2000 भारतीयों को निकाला है। ऑपरेशन गंगा के तहत बुखारेस्ट से 219 लोगों को लेकर रवाना हुआ पहला विमान शनिवार को मुंबई में उतरा था। इससे पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना था कि यूक्रेन में फंसे हुए बाकी लोगों को सरकार जल्द से जल्द वापस लाने का प्रयास कर रही है। अधिकारियों ने कहा कि दूसरी उड़ान 250 भारतीय नागरिकों को लेकर बुखारेस्ट से रवाना हुई और रविवार रात लगभग 2 बजे दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरी। वहीं बुडापेस्ट से 240 लोगों को लेकर चली तीसरी निकासी उड़ान रविवार को सुबह 9 बजे दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरी। इसके बाद बुखारेस्ट से टाटा समूह द्वारा संचालित एक अन्य कंपनी की उड़ान 198 भारतीय नागरिकों को लेकर शाम 5:30 बजे दिल्ली पहुंची। वरिष्ठ पत्रकार और समाजसेवी उमेश कुमार की याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार और खानपुर के निवर्तमान भाजपा विधायक कुंवर प्रणव से जवाब मांगा गया है। आपको बता दें, खानपुर से भाजपा के निवर्तमान विधायक कुंवर प्रणव की गाड़ियों पर हूटर के इस्तेमाल को लेकर पत्रकार उमेश कुमार ने एक जनहित याचिका दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में देश के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्तराखंड सरकार और कुंवर प्रणव को नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें, कुंवर प्रणव और उनके परिजनों द्वारा अवैध रूप से प्रतिबंधित हूटर का इस्तेमाल किया जा रहा था। उनके द्वारा अनावश्यक रूप से हूटर बजाकर जनता को परेशान किया जाता था, जिस पर वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार ने संज्ञान लिया और इस मामले को लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए, जिस पर अब बड़ी कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी हुआ है। वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार ने बताया कि हूटर बजाकर जनता पर रौब गालिब करने वालों के खिलाफ एक कार्रवाई हुई है। उन्होंने कहा कि जब जब कोई जनता के साथ अन्याय करेगा, वो तब तक जनता की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। आज सोमवार को उत्तराखंड के 7 छात्र सकुशल भारत लौटे हैं। वहीं 7 छात्र छात्राओं का स्वागत अपर रेजिडेंट कमिश्नर अजय मिश्रा और उनकी टीम ने किया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने यूक्रेन के हालातों को बयां किया। उत्तराखंड सरकार लगातार भारत सरकार और विदेश मंत्रालय के संपर्क में है और यूक्रेन में फंसे छात्रों को वहां से निकालने के प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस के बीच पिछले 5 दिनों से युद्ध अपने चरम पर है। इसी बीच यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र छात्राओं का स्वदेश लौटने का सिलसिला जारी है। इसमें अधिकांश यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राएं हैं, जिसमें उत्तराखंड के रहने वाले भी कई युवक युवतियां हैं। उत्तराखंड के 7 छात्र छात्राएं आज सकुशल स्वदेश लौटे हैं। इस दौरान उनके चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती है। उत्तराखंड में चुनावी मौसम के बीच भाजपा के नेताओं ने ही अपनी सरकार के काम को लेकर सवाल खड़े किए हैं। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर ही उत्तराखंड में सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल न केवल कांग्रेस बल्कि सत्ताधारी भाजपा के नेताओं ने ही उठा दिए हैं और अब इसको लेकर जांच की बात भी कही जाने लगी है। मोदी सरकार ने देश भर में ऐसे कई शहर का चयन किया जिसको स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाना था। देहरादून भी उन्हीं शहरों में से एक रहा और इसके लिए काफी लंबे समय से देहरादून में स्मार्ट सिटी के तहत काम भी किए गए, लेकिन एक लंबा वक्त बीतने के बाद भी अब तक शहर के कई इलाकों में लोगों को परेशानी होने के अलावा कोई खास काम स्मार्ट सिटी के तहत नहीं दिखाई दिया है। खास बात यह है कि अब न केवल कांग्रेस से स्मार्ट सिटी के कामों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, बल्कि भाजपा के नेताओं ने भी स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे कई कामों पर सवाल उठाए हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने तो साफ कर दिया है कि देहरादून शहर में स्मार्ट सिटी के तहत जो काम किए गए हैं वो उनसे संतुष्ट नहीं है। जुगरान का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी उनके कामों से संतुष्ट नहीं है और ऐसे में पार्टी उन नौकरशाहों को आगाह करना चाहती है जो इन कामों में लेट लतीफी और गुणवत्ता को लेकर दिक्कतें पेश कर रहे हैं। भाजपा नेता ने कहा कि स्मार्ट सिटी के मामले में कड़ी कार्यवाही की भी जरूरत है और इनमें मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। ऋषिकेश और हरिद्वार में इन दिनों हाथियों ने आतंक मचा रखा है। हाथी कभी भी रिहायशी इलाकों में जा रहे हैं। ऋषिकेश रामझूला स्वर्ग आश्रम क्षेत्र में हाथी की चहलकदमी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वहीं हरिद्वार में तो हाथी रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। आपको बता दें कि रामझूला स्वर्ग आश्रम क्षेत्र में लगातार हाथी चहलकदमी करता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे मानव वन्य जीव संघर्ष का खतरा बना हुआ है। मामला संज्ञान में होने के बावजूद वन विभाग हाथी की चहलकदमी रिहायशी इलाकों में रोकने में सफल होता दिखाई नहीं दे रहा है।
हाथी की धमक से नीलकंठ यात्रा पर जाने वाले हजारों श्रद्धालुओं की जान पर भी खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। महाशिवरात्रि के मद्देनजर इन दिनों हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन नीलकंठ महादेव मंदिर में कावड़ लेकर जलाभिषेक के लिए आते हैं। पैदल मार्ग के जंगल में लगातार हाथी के सक्रिय होने की जानकारी मिल रही है। वहीं अब रिहायशी इलाके में हाथी की धमक ने स्थानीय लोगों की चिंता अपनी जान को लेकर बढ़ा दी है। एक हाथी स्वर्ग आश्रम क्षेत्र के बाबा काली कमली वाले महाराज की गद्दी से होता हुआ रिहायशी इलाके में पहुंचा। लोगों ने थाली बजाकर हाथी को भगाने की कोशिश की, जिसमें लोग सफल होते हुए दिखाई दिए। कुछ ही देर बाद हाथी जंगल की ओर चला गया। हाथी की रिहायशी इलाके में चहलकदमी करते हुए तस्वीरें सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। नगर पंचायत अध्यक्ष माधव अग्रवाल ने बताया कि इस प्रकार से रिहायशी इलाकों में हाथी का पहुंचना लोगों की जान के लिए खतरा बना हुआ है। वन विभाग को जल्द से जल्द हाथी को रिहायशी इलाकों में घुसने से रोकने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए, क्योंकि इन दिनों नीलकंठ यात्रा भी चरम पर है। यदि हाथी इस प्रकार रिहायशी इलाकों में पहुंचेगा तो हजारों श्रद्धालुओं की जान को खतरा भी हो सकता है। रुड़की क्षेत्र की भगवानपुर पुलिस ने जमतारा पश्चिम बंगाल गैंग के साइबर ठगी करने वाले 2 शातिर सदस्यों को पिरान कलियर से गिरफ्तार किया है, जिनके पास से विभिन्न बैंकों के 190 बैंक अकाउंट, मोबाइल फोन भी पाए गए हैं, जिसमें कई करोड़ रुपयों का लेन देन हुआ है। वहीं पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि 190 अकाउंट से करोड़ों का लेन देन अब तक किया जा चुका है। पकड़े गए आरोपी जमतारा के रहने वाले हैं। एसपी देहात का कहना है कि गैंग के अन्य सदस्यों को धरपकड़ के लिए टीम पश्चिम बंगाल भेजी गई है। आरोपी अकाउंट खोलने के बाद ग्राहकों को फोन करके उनके ओटीपी लेते हैं और ग्राहकों के अकाउंट को खाली कर देते हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और गैंग के सदस्यों की तलाश की जा रही है। वो उनके अकाउंट से निकाल लेते थे अपने अकाउंटों में ट्रांसफर करके। तो ये और भी लोगों के इसमें संज्ञान में आया है और भी लोगों के द्वारा इस तरीके की ठगी इनके द्वारा की गई है, तो हम उनका भी पता लगा रहे हैं। कलियर क्षेत्र में लूट की घटना जनवरी माह में हुई थी, जिसमें वादी का एक मोबाइल फ़ोन के साथ साथ 5,000 रुपये गया था और अन्य घटनाओं का भी कुछ आया था कि भाई इस तरीके की घटनाएं वहाँ पहले भी करने का प्रयास किया गया था। इस संबंध में सीओ रुड़की और इनकी टीम के द्वारा कल सफलतापूर्वक इस घटना का अनावरण किया गया है। कल रात इनकी अरेस्टिंग की गई है और इसमें 4 लोग पकड़े गए हैं और लूट का जो भी गया था मोबाइल फ़ोन और जो नकदी जो गई थी वो उसका सफलतापूर्वक उसका अनावरण किया गया। विकासनगर के सहसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सभावाला गांव में बेलगाम डंपर ने स्कूटी सवार युवक को टक्कर मार दी। युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने डंपर में आग लगा दी। आपको बता दें कि मृतक काम से घर वापस जा रहा था कि तभी बेलगाम डंपर ने उसे टक्कर मार दी। मृतक युवक शेरपुर गाँव का निवासी बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने आक्रोशित ग्रामीणों को शांत कराया, जिसके बाद पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जाँच में जुट गई है। उत्तराखंड को यहाँ पर मौजूद पौराणिक धार्मिक स्थलों के कारण देवभूमि के नाम से जाना जाता है, तो वहीं उत्तराखंड के कोने कोने में आज भी कई ऐतिहासिक महत्व से जुड़े धार्मिक स्थल अनूठी मान्यताओं से बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऐसा ही कुछ विकासनगर से लगता जौनसर बाबर क्षेत्र पिछले 2 दिनों से चर्चाओं का विषय बना हुआ है। दरअसल चक्राता तहसील क्षेत्र अंतर्गत लाखा मंडल से महज 500 मीटर दूर स्थित धौरा गाँव में खुदाई के दौरान अद्भुत शिवलिंग निकला है, जिसे देखने के लिए स्थानीय लोगों के साथ बाहरी लोगों का जमावड़ा लगना भी शुरू हो गया है। खास बात यह भी है कि महाशिवरात्रि से महज 2 दिन पहले अचानक निकले इस शिवलिंग को लोग देवी चमत्कार से जोड़कर देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि पांडवकालीन महत्व के देवनागरी लाखा मंडल को सरकार ने राज्य के 13 टूरिस्ट डेस्टिनेशन में शामिल किया गया है, जिसके चलते लाखा मंडल मुख्य मंदिर से कुछ ही दूर पर धौरा गांव में एक पुराने मंदिर के पास पर्यटन विकास विभाग द्वारा सौंदर्यीकरण के लिए कुछ निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं, जिसके चलते पुरानी दीवार की खुदाई के दौरान पौराणिक शिवलिंग निकला है। धौरा गाँव में निकला ये शिवलिंग अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर निकला ये शिवलिंग जलाभिषेक करने पर जलाभिषेक करने वाले का प्रतिबिंब दिखता है। स्थानीय लोगों की माने तो खुदाई के दौरान ये शिवलिंग सफेद नजर आ रहा था, लेकिन जब इसका जलाभिषेक किया गया तो इस अद्भुत चमत्कार के दर्शन हुए। लोगों का यहाँ तक कहना है कि ऐसा अद्भुत शिवलिंग उत्तराखंड का दूसरा शिवलिंग है, जिसका जलाभिषेक करने से अपना प्रतिबिंब दिखता है। ग्रामीणों का कहना है कि इससे पूर्व भी लाखा मंडल में निकला शिवलिंग मुख्य मंदिर परिसर में स्थापित है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के चिन्याली सौड़ उप केंद्र में रविवार को यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों की सकुशल घर वापसी के लिए योग साधना कर प्रार्थना की गई। केंद्र प्रभारी बीके दक्षिता ने बताया कि बीते गुरुवार यूक्रेन पर रूस ने हमला कर दिया था, जिसके बाद वहां के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। उन्होंने यूक्रेन में फंसे भारत के छात्र और लोगों की सकुशल वतन वापसी के लिए योग साधना कर प्रार्थना करवाई और सभी से प्रतिदिन अधिक से अधिक संख्या में लोगों से घर पर ही प्रार्थना करने की अपील भी की। प्रार्थना में विश्व शांति की भी कामना की गई।
विकास नगर में महिला की उपचार के दौरान मौत होने पर परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है और रविवार देर शाम सरकारी अस्पताल में परिजनों ने जमकर हंगामा भी किया। साथ ही परिजनों ने डॉक्टर पर पैसे मांगने का भी आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि समय से खून न मिलने से महिला की मौत हुई। आपको बता दें कि महिला का उपचार उप जिला चिकित्सालय में चल रहा था और कुछ रोज पहले ही महिला का रसोली का ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद महिला लगातार बीमार चल रही थी, जिसके बाद समय से खून न मिलने के कारण महिला ने दम तोड़ दिया। मृतक के परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ तहरीर भी दी है। पुलिस ने शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गोलापार हल्द्वानी हीरा कुंवर पब्लिक स्कूल के बच्चों ने शानदार मॉडल प्रस्तुत किए। इन्होंने गजब के साइंटिफिक के मॉडल बनाकर ये दिखाने की कोशिश की है कि यदि इन्हें मौका और संसाधन दिया जाए तो वो भी भविष्य के कलाम बन सकते हैं। किसी भी राष्ट्र की प्रगति का आधार विज्ञान होता है। विज्ञान नहीं तो देश के लोग शिक्षित नहीं होंगे और अंधविश्वासों की चपेट में पूरा राष्ट्र रहेगा। वैज्ञानिक सोच की नींव बचपन से ही डालनी होगी। स्कूल टाइम में ही अगर विद्यार्थियों के अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा कर दी जाएगी तो वयस्क होते होते वे समाज और देश को एक अलग नजरिए से देखने लगेंगे। इतना ही नहीं, एक अच्छे नागरिक बनने के साथ राष्ट्र निर्माण में अपना अमूल्य योगदान भी देंगे। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने भी कहा है कि युवाओं का दिमाग तेजस्वी और प्रज्वलित होना चाहिए। The biggest telescope in the earth. And sir, this is situated in Lagrange point 2 outside the earth, and the distance of Lagrange point 2 and earth is approximately 1.5 billion kilometers. And the cost of making this telescope is approximately 70,000 crore rupees, Indian rupees. This was made by NASA, European Space Agency and Canadian Space Agency. For making this, the time is approximately 27 years. After 20 delays, that telescope launched on 24 December 2021. The telescope was reached in its position and now working and developing itself. And this is the sun shield of this telescope, which protect him from the sun harmful rays and hotness of sun. And this sun shield was this sun shield was very big, so that was problem for scientists that they cannot send that so much big sun shield in the earth. So they make one solution for that. They hold होती है ह्यूमस, उसमें जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं वो सब तेज फ्लो, वाटर के फ्लो के कारण सब बह जाते हैं और उसकी वजह से जो सॉइल होता है वो अनफर्टिलाइज हो जाता है। तो उसमें ड्रिप इरिगेशन यूजफुल होता है क्योंकि इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी गिरते रहता है, वो भी डायरेक्ट रूट में। जैसे गर्मियों के टाइम पे वाटर की शॉर्टेज होती है तो उसमें हम वाटर स्टोर भी कर सकते हैं और जब प्लांट को ज़रूरत हो वाटर की तब हम ड्रिप बाय ड्रिप उसमें वो भी डाल सकते हैं। बनाए गए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आजकल की जो प्रॉब्लम्स है एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं और जो हमारी लेकनेस हो रही है वाटर से, लाइट से, जितना भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनकी दिन पर दिन कमी होती जा रही है। तो उससे रिलेटेड ही कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है उनके लिए, यही सब बच्चों ने दिखाया गया है। 60 मॉडल। ठीक। उत्तराखंड में नवविवाहिता की मेहंदी सूखने से पहले ही मौत का मामला सामने आया है। युवती की शादी मात्र 2 महीने पहले पास के ही गांव में हुई थी। प्रथम दृष्टि मामला दहेज हत्या का नजर आ रहा है। उत्तराखंड में लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। मामला डोईवाला के रानी पोखरी थाना अंतर्गत सिंधवाल गाँव का है, जहाँ आरती का विवाह पवन रावत निवासी भोगपुर से 12 दिसंबर 2021 में हुआ था। मृतक युवती के पिता ने रानी पोखरी थाना में तहरीर दी कि विवाह के पहले दिन से ही उनकी पुत्री आरती को दहेज के प्रति प्रताड़ित किया जा रहा था और शादी के बाद से ही उनकी पुत्री डरी और घबराई हुई रहती थी। कल शाम लगभग 7 बजे आरती ने अपनी बड़ी बहन से फोन कर रोते हुए बात की थी और वो बहुत घबराई हुई थी। उसके बाद आरती ने फोन काट दिया और आरती से परिजनों का कोई संपर्क नहीं हो सका। सुबह आरती का पति पवन परिजनों के घर आया और आरती के बाथरूम में गिरकर फिसलने से चोट लगने की बात कही। साथ ही बताया कि वह हिमालयन अस्पताल जोलीग्रांट में भर्ती है। जिसके बाद तुरंत ही आरती के परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उनकी पुत्री की 10 घंटे पहले ही मृत्यु हो चुकी है। जिसके बाद युवती के पति पवन रावत ने अपने बयान बदलते हुए बताया कि आरती ने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। बताया जा रहा है कि युवती के शरीर पर चोट के निशान है। जिसके बाद मृतक युवती के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर आरती के पति और उसके परिजनों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की मांग की है। जिसके बाद पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए आरती के पति और देवर को गिरफ्तार कर लिया है। ये लड़की है, इसका नाम है आरती और इसकी उम्र करीब 26 साल है और अभी लगभग 3 माह पहले इसका विवाह हुआ था। और इसके जो पति हैं पवन रावत, तो ये बताया गया कि इसकी कुछ इन्होंने रात को कुछ खा लिया, इसके ससुराल वालों ने बताया कुछ और इसको अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने मृत बताया कि मृत लेकर बॉडी मृत लेके आए हैं। तो इसमें मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है।
पवन रावत और नितिन, जो कि इसका देवर है, उसको अरेस्ट कर लिया है। 4 मुलजिम हैं, तो बाकी को भी इसमें अरेस्ट किया जाएगा। रुद्रप्रयाग जिले के तल्ला नागपुर के सारी गांव में भूस्खलन से आवासीय मकान खतरे की जद में आ गए हैं। आपको बता दें कि अचानक हो रहे भूस्खलन से ग्रामीण भी दहशत में हैं। ग्रामीणों द्वारा प्रशासन को जानकारी दे दी गई है। यहां हो रहे भूस्खलन से बड़ा खतरा बना हुआ है। ऋषिकेश के थाना मुनि की रेती क्षेत्र के एक होटल में ठहरी न्यूज एंकर ने अपने हाथ की नस काटकर वीडियो बनाकर अपने पति को भेजा, जिसके बाद पति ने पुलिस से संपर्क किया। मुनि की रेती पुलिस की तत्परता की वजह से न्यूज एंकर की जान बच पाई। इस घटना से ऋषिकेश से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।